अगर आप 9 क्लास के छात्र हैं और परीक्षा में खाद्य संसाधन पौधे से 5 से 10 नंबर 5 से 10 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको इस चैप्टर को ऐसे समझाऊंगा कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं मेन। तो बच्चों, हम रोज खाना खाते हैं जैसे चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना सारा भोजन आता कहां से है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे खाद्य संसाधन पौधे के बारे में, यानी फूड रिसोर्सेस प्लांट। प्यारे बच्चों, हर जीवित प्राणी को जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी जितने भी जीवित प्राणी हैं दुनिया में, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी को जीवन के लिए क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन चाहिए। भोजन से हमें ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से बचाव मिलता है। हम कोई भी रोग से बच पाते हैं, है ना। हमें वृद्धि होती है, हमें ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। तो सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? तो वह सब मिलता है भोजन से मिलता है ना। भोजन जैसे हमें इसमें क्या क्या मिलता है? तो भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल से बना होता है ना। ये सब कहाँ से होता है? तो भोजन से होता है ना। ये सब हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। तो प्यारे साथियों, खाद्य संसाधन होता क्या है? तो खाद्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन प्राप्त हमें किससे किससे होता है? तो हमें पौधे और जानवरों से होता है ना। मुख्य रूप से दो ही इसके स्रोत होते हैं भोजन के, जहां से हमको क्या मिलते हैं? भोजन मिलते हैं। वो होते हैं पौधे और जानवर, यानी सिर्फ पशु, है ना, पौधे और पशु। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे बताएंगे, है ना। तो ये भोजन के क्या है? भोजन के मुख्य स्रोत हैं, है ना। भोजन के दो मुख्य स्रोत होते हैं, पौधे और जानवर। बात समझ में आ गई, है ना। संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन यानी खाद्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। जिनसे हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है, वही खाद्य संसाधन होते हैं। तो मेन रूप से हम पढ़ेंगे इसमें पौधे के बारे में। किससे? पौधे के बारे में। यानी मनुष्य भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहता है। किस पर? जो मनुष्य होता है किस पर निर्भर रहता है? भोजन के लिए अपना जो होता है पौधे पर ही निर्भर रहता है, यानी पौधे से ही वो अपना भोजन को प्राप्त कर पाता है। बात समझ में आ गई, है ना। तब बात करते हैं कि पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वी पर दो प्रकार के ही जीव पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के। पहला क्या होते हैं? वह होते हैं स्वपोषी, यानी ऑटोट्रॉप्स जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है परपोषी, यानी हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। स्वपोषी जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। मतलब स्वपोषी सिर्फ ऐसे पेड़ पौधे ही होते हैं जो अपना भोजन को स्वयं बना करके अपना स्वयं खाते हैं, है ना। मतलब वो किसी जीवों पर, किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है। पेड़ पौधे, है ना, किसी पेड़ पौधे पर निर्भर नहीं रहते हैं। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और ये हरे पौधे जो होते हैं ये अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? भोजन स्वयं क्या कर लेते हैं? बनाते हैं। जबकि परपोषी जो होते हैं जैसे मनुष्य, जानवर, ये सब अपना भोजन जो होते हैं स्वयं नहीं बना पाते हैं। बात समझ में आ गई ना, है ना। तो क्या होते हैं? परपोषी और स्वपोषी दो तरह के दुनिया में है ना। दो तरह के क्या होते हैं यहाँ पे? जीव होते हैं, दो तरह के यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं पृथ्वी पर दो प्रकार के ही शिव जीव पाए जाते हैं, वो होते हैं स्वपोषी और परपोषी। तो बात समझ में आ गई कि स्वपोषी और क्या होता है और परपोषी क्या होता है। यानी परपोषी जो हम लोग हो गए, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या है? परपोषी है। यानी जो क्या करता है? भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे डिपेंडेंट रहता है दूसरे चीजों पर। इसलिए मनुष्य भोजन के लिए पौधे और उनसे प्राप्त उत्पादों पर निर्भर रहता है। बात समझ में आ गई, है ना। हम लोग क्या रहते हैं? भोजन के लिए हम लोग पेड़ पौधे, जानवरों से हम लोग भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे से ही हमें सब कुछ मिलता है, जैसे दाल, चावल, गेहूं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से ही मिलता है। बात समझ में आ गई। यानी मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्य ने अपने लिए भोजन उत्पादन और भंडारण को प्राथमिकता दी है। शुरू से ही, है ना, भोजन के लिए प्राथमिकता दी है। मनुष्य जो है शुरू से ही क्या किया है? भोजन के लिए अपना
जो है भोजन उत्पादन के लिए अपना प्राथमिकता दिया, फर्स्ट है ना। लेकिन आज जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है ना, जो कि हम सबसे फर्स्ट नंबर 1 पर आ गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो, है ना। पर अगर अभी ये ऑफिशियली नहीं कर सकते, फिर भी कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जबकि जो कृषि भूमि है सीमित है, ऐसा तो नहीं है कि जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो जमीन बढ़ रहा है, नहीं, जो जमीन है सीमित है, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। बात समझ में आ गई ना। अगर जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसको खाना पीना तो चाहिए ना, कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादन कहाँ से बढ़ेगा, आपके पास जमीन रहेगा तब ना। तो यही बात है। तो तब तक जब तक हमारे पास खाद्य संसाधन होंगे, खाद्य हमारे पास होंगे, तो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यानी जनसंख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है खाद्य पदार्थों को सबको देने के लिए। इसी कमी को दूर करने के लिए हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने और अन्न से सही भंडारण की जरूरत है ना। इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमको, तो खाद्य संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा और सही भंडारण करना पड़ेगा। सही भंडारण करने का मतलब कि सही से हमको उसको रख रखाव करना पड़ेगा, ताकि कीटों और रोगों से उसको क्या कर सके, फसल को सुरक्षित रख सके। बात समझ में आ गई। भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों से हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था, है ना, अन्न उत्पादन और श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन के लिए वृद्धि के लिए हुई थी। हरित क्रांति क्या था, तो हरित क्रांति जो एक ऐसी क्रांति थी जिसमें हमें मतलब गेहूं चावल जो है हमको उपज के लिए हमको प्रेरित किया गया था, दूधों को उत्पादन के वृद्धि के लिए किया गया था, है ना। तो परंतु इन उपायों से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। इस सबसे क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा मतलब ह्रास हुआ, उसको मतलब हटाया गया, काटा गया, ये सब बात है। दोहन हुआ मतलब उसको दुरुपयोग किया गया, जिससे पर्यावरण असंतुलन की समस्या बढ़ रही है। आज भी पेड़ों को कटाई की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। जितना हमें फायदा होना चाहिए उससे ज्यादा हमें नुकसान हो जा रहा है। तो बात ये है ना। आप समझते हैं प्यारे बच्चों कि इसलिए अब जरूरत है कि अब वैज्ञानिक तरीकों से खेती करें, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाएं और जल, भूमि तथा वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें। कृषि से किसानों की आय बढ़े, पर्यावरण सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भूख की समस्या से मुक्त रहे। यही हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। प्यारे साथियों, अगर वीडियो समझ आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो, है ना। अब समझते हैं कि फसल उत्पादन क्या होता है। फसल उत्पादन कहते किसे हैं, तो फसल उत्पादन यानी मानव और अन्य जीवों के शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व में क्या क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज फसलों के माध्यम से मिलते हैं। तो होता है फसल उत्पादन में ऐसे मिलते हैं। इन पोषक तत्वों के अनुसार फसलों को 3 मुख्य प्रकार में बांटा जाता है ना। पोषक तत्वों के अनुसार फसल को कितने भागों में, तो 3 भागों में। ऊर्जा प्रदान करने वाली, शरीर की मरम्मत करने वाली और शरीर की सुरक्षा करने वाली होती है। बात समझ में आ गई। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, तत्वों के अनुसार फसलों को बांटा गया है। पहला होता है ऊर्जा प्रदान करने वाली, दूसरा होता है शरीर की मरम्मत करने वाली और तीसरा शरीर की सुरक्षा करने वाली होती है। अब समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। और यह अनाजों जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार और मकई से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो हमें ज्वार, बाजरा, मकई, गेहूं, ये सबसे, चावल में ये सबसे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, जैसे मूंग, अरहर, मसूर, चना और उड़द से मिलता है। इसमें हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। जो भी दालें हैं उस सब में हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। जो भी टूट फूट हमारा शरीर में अगर कोई कट छट गया तो उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन ही सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। वसा भी ऊर्जा देती है। वसा मतलब जैसे वसा में क्या मिलता है, घी, तेल, ये सब हो गया, है ना। और यह सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली ये सब के तेल में ही प्राप्त होता है। वसा मतलब घी, तेल मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो होता है ना। ये हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है ना। सोयाबीन, तिल, असली और अरंड जैसे तेल वालों बीजों से मिलती है क्या, हमको वसा मिलता है। विटामिन और खनिज मुख्य रूप से सब्जियों और फलों से प्राप्त होता है। जो विटामिन हमको मिलता है और जो खनिज रूप से मुख्य रूप से मिलता है, कहाँ मिलता है, तो सब्जियों और फलों से प्राप्त होता है वो,
हम लोग को विटामिन और खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? तो सब्जियों और फलों से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। जानवरों के चारों के लिए चारा होता है जो खाता है ना, तो चारे के लिए चारा फसलें जैसे जई, सूडान घास और बरसीम उगाई जाती है। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिसे अन्य जीव अपने जीवन के लिए उपयोग करते हैं। इसके लिए पौधों को CO2 चाहिए, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जो पेड़ पौधे हैं उसको अपना खाना बनाने के लिए, स्वयं खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? तो CO2 चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से क्या कर पाते हैं? वो अपना भोजन को बना पाते हैं और स्वयं को, अपना आप को सही रख पाते हैं। बात समझ में आ गई है तो एक लाइक जरूर करते रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इस प्रकार फसल उत्पादन मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ ही हमारे शरीर की ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत और स्वास्थ्य की सुविधा, है ना, सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना। अब समझते हैं कि फसल मौसम क्या होता है। फसल मौसम क्या है? तो भारत में फसलों की खेती मुख्य रूप से मौसम पर निर्भर करती है। आपको पता ही है कि भारत की जो खेती है वो सिर्फ और सिर्फ मौसमी पर निर्भर है। जैसे बरसात आएगी तब फसल होगा, गर्मी आएगी तो देखते हैं सारे फसल नहीं रहते हैं, ठंडी आती है थोड़ी बहुत फसल अच्छी होती है। तो यहाँ 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है भारत में। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली जो है खरीफ फसल, दूसरी है जो रबी फसल और तीसरी है जो क्या है? ग्रीष्म फसल है। बात समझ में आ गई। तो भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है? 3 प्रकार की, याद रखेंगे। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है ग्रीष्म। बात समझ में आ गया है। अब आगे समझते हैं। पहला जो प्रकार है खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्या होता है? तो ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, ईख, सोयाबीन, मूंगफली आदि, है ना। इन्हें क्या करते हैं हम? कब मतलब वर्षा ऋतु में उगाते हैं। वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई में हम इसको बोते हैं और इसकी कटनी जो होती है अक्टूबर से दिसंबर तक हम इसकी कर लेते हैं। तो वैसे फसलें जिन्हें हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर दिसंबर में काट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। या फिर जिन्हें हम वर्षा ऋतु में लगाते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। अब समझते हैं दूसरा प्रकार जो कि है रबी फसल। रबी फसल क्या होती है? तो वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें हम रबी फसल कहते हैं, जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। जैसे हम कहें गेहूं, चना, तीसी, मटर, सरसों, आलू, असली, है ना, अलसी। तो ये सब क्या है? ये सब शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। यानी इनकी बुआई हम अक्टूबर माह में करते हैं और कटनी मार्च में कर लेते हैं, है ना। तो वैसी फसलें जिन्हें अक्टूबर में बोया जाता हो और मार्च में काट ली जाती हो, वैसे फसलों को हम रबी फसल कहते हैं। जैसे तीसी, है ना, मटर, चना, गेहूं, सरसों, आलू, ये सब क्या है? ये सब है रबी फसल। अब तीसरा प्रकार क्या है? तो तीसरा प्रकार है ग्रीष्म फसल। इसको हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। यानी समर क्रॉप्स दलहन जैसे उड़द, मूंग बुआई मार्च से जून के बीच गर्मी के महीनों में की जाती है। जिस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रहती है वहां धान, मकई, आलू, मूंगफली भी ग्रीष्म फसल की तरह लगाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार की फसलें को उगाया जाता है ना। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताइए और तीनों के बारे में आप एग्जाम्पल सहित हमको कमेंट कीजिए, है ना। आगे समझते हैं फसल उत्पादन में वृद्धि। फसल उत्पादन में वृद्धि समझेंगे। तो 60 के दशक में, जब 60 के दशक में बात कर रहा है कि 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति के बाद फसल उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। एक क्रांति हुई थी 60 के दशक में। उसमें एक हरित क्रांति का एक क्या हुआ था? रिवोल्यूशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोग क्या हुए थे? एक लड़ाई लड़े थे, है ना। तो 2006 तक कृषि की भूमि लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अन्न की पैदावार 4 गुना बढ़ गई थी, है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण, है ना, जो हरित क्रांति है उसके कारण। यह वृद्धि उन्नत किस्म के बीजों, आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई, उर्वरक और वैज्ञानिक तरीकों से फसलों की देखभाल एवं सुरक्षा के कारण हुई थी, है ना। मतलब क्या कारण था ग्रीन रिवोल्यूशन का? तो कारण था आधुनिक कृषि, सिंचाई, उर्वरक और वैज्ञानिक तरीकों, है ना। ये सब क्या थे? इसके मतलब कारण थे ग्रीन रिवोल्यूशन के,
हरित क्रांति के। बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, ऐसे आपको बैठने से नहीं होगा, आप समझिए, ध्यान से सुनिए, आप ही को बता रहे हैं, है ना, ध्यान से सुनिए और समझिए, कमेंट करके बताइए भी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे समझते हैं कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य गतिविधियां 3 हैं। कितने हैं? 3 प्रकार के मुख्य गतिविधियां होती है। पहला होता है फसल की किस्मों में सुधार, है ना, कि ऐसे वैसे फसल नहीं, फसल के किस्म जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, जिससे अच्छी और रोगग्रस्त प्रतिरोध फल मिलती हो। फसल उत्पादन प्रबंधन होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब जैसे तैसे लगा दिए, उसका कोई प्रबंधन है नहीं, देखभाल है नहीं, तो ये सब बातें। जिसमें उर्वरक, पानी और उचित कृषि तकनीक शामिल होता है। इसमें हमको पानी समय से देना है, उसमें उर्वरक खाद उदल डालना है, उसको कृषि जो तकनीक जो है उसको अपनाना है, तो ये सब बात हो गया। और लास्ट है फसल सुरक्षा, लगा दिए सब कुछ कर दिए, उसको सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको कीड़े मकोड़े या फिर उसको रोग लग जाएगा, तो ये सब हमको सुरक्षा देना है, तब क्या हो जाएगा, हमारा पैदावार बहुत अच्छा होगा। और ये 3 हम गतिविधियां अच्छे से कर लिए फसल किस्मों के सुधार में, है ना, जिससे क्या होता है, अच्छी रोग प्रतिरोध फसल मिलती है, मतलब अच्छा फसल होगा इसको, है ना, फसल उत्पादन प्रबंधन करेंगे हम, और लास्ट में जो है हमारा क्या है, फसल सुरक्षा प्रबंधन करेंगे। तो ये 3 प्रकार के क्या है, फसल बढ़ाने के लिए गतिविधियां हैं। अगर फसल आपको बढ़ाना है, अच्छा खेती करना है, तो ये 3 प्रकार आप अपना करके देखें। बात समझ में आ गई? अब आगे समझिए, तो इस प्रकार फसल उत्पादन में वृद्धि की आवश्यक गतिविधियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो बात समझ में आ गई, इस प्रकार फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक गतिविधियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है फसल की किस्मों में सुधार, दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन, तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन, है ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि फसल की किस्मों में सुधार क्या होता है। तो अच्छी फसल पाने के लिए फसलों की किस्मों में सुधार करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए वैज्ञानिक पादप संस्करण यानी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें 2 अलग अलग पौधों को जिनमें वांछित यानी अच्छे गुण वाले होते हैं आपस में मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में जो नई फसल उत्पन्न होती है उसे संकर या हाइब्रिड पौधा कहा जाता है। जो फसल होता है उसको हाइब्रिड पौधे लगाते हैं ना आजकल, जो क्या होता है, अच्छा फसल हमको अच्छा फल देता है ना। तो इन पौधों में दोनों मूल पौधों के अच्छे गुण एवं एक साथ मिल जाते हैं, जैसे अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता, रोग प्रतिरोध क्षमता और उर्वरक प्रति अनुकूलता होता है। तो ये क्या है, फसल उत्पादन की किस्मों के सुधार में जो होता है उसके लिए बताया गया है कि क्या, कैसे और कैसे हमारा जो है अच्छा हमारा फसल होगा, है ना। तो पादप संस्करण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अंतर किस्मीय संस्करण, यानी ऐसे पौधे होते हैं जो कि अलग अलग किस्मों के बीच में होते हैं। दूसरा होता है अंतरा स्पीसीज संस्करण, यानी एक ही वंशज के 2 भिन्न प्रजातियों के बीच होते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है अंतरावंशीय संस्करण, यानी जो दो अलग अलग वंशों के पौधों के बीच किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अंतरावंशीय संस्करण। तो ये क्या, पादप संस्करण के 3 प्रकार बताए गए हैं। कभी कभी वैज्ञानिक पौधे के डीएनए में बदलाव करके नई फसल किस्मों विकसित करते हैं, जिन्हें हम आनुवंशिक रूप से परिवर्तित फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है ना। यानी यह फसलें बदलते वातावरण और रोगों के प्रति अधिक सहनशील रहता है, मतलब रोग से लड़ता है ज्यादा, इसको कोई इस बीज को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता, अच्छा फसल हो जाता है। पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य ऐसी फसलें तैयार करना होता है जो हर प्रकार की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज दे। बात समझ में आ गई? तो पादप प्रजनन का मतलब यह है कि कोई भी मिट्टी हो, कुछ भी जलवायु हो, कैसी भी जलवायु हो, पर क्या होगा, फसल अच्छा होना चाहिए, अच्छा उपज देगा। चूंकि मौसमी की स्थिति, सूखा या बाढ़ जैसी परिस्थितियों का सटीक अनुमान लगाना कठिन होता है, इसीलिए वैज्ञानिक ऐसी फसलें विकसित कर रहे हैं जो हर परिस्थिति में उग सके और अधिक उत्पादन दे सके, है ना। आज भी लोग रिसर्च करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समझते हैं कि कैसे अपना उत्पादन को बढ़ाएं ताकि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम पूरा कर सकें। इस प्रकार फसलों की किस्मों में सुधार में खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय दोनों में वृद्धि संभव होता है। अगर फसल अच्छी होगी तो क्या होगी, हमारा आय बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब समझना है हम लोग कि फसल की समुन्नत किस्मों के गुण और लाभ, है ना, क्या होता है, फसल की समुन्नत किस्में जो होते हैं उसके गुण और लाभ क्या है। तो फसलों की समुन्नत किस्में यानी हाई लीडिंग वेराइटीज, इसको YHY भी कहते हैं, आधुनिक कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है,
ठीक है। और इन किस्मों में पारस्परिक किस्मों की तुलना में कई विशेष गुण पाए जाते हैं जो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाते हैं, है ना। उच्च गुण उच्च उपज क्या होता है, हाई यील्ड क्या होता है, तो इन किस्मों में पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक उत्पादन मिलता है। सबसे ज्यादा इसमें क्या मिलता है, इसमें उत्पादन अच्छा होता है। उसके बाद पूर्व परिपक्वता यानी अर्ली मैच्योरेशन होता है, यानी ये फसलें जल्दी पक जाती है जिससे किसान जल्दी दूसरी फसल को बो सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। और तीसरा है खाद का बेहतर असर यानी बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, यानी रासायनिक खादों का असर इन पर अधिक होता है जिससे फसल क्या होते हैं, इससे उपज बेहतर होती है। तो ये क्या है, तीन जो है हमारे क्या है, ये गुणवत्ता वाले पौधे को हमको बढ़ाने के लिए बताया गया है कि कैसे हम अपने क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है। इसके चौथे हैं वांछित गुणों की उपलब्धता यानी डिजायर ट्रस्ट, इसमें रोग प्रतिरोध, बेहतर क्षमता, बेहतर प्रोटीन और तेल की गुणवत्ता और जैसे गुण पाए जाते हैं। बौनी प्रजातियां यानी ड्रॉप वैरायटीज होता है, ये पौधे छोटे पौधे और मजबूत होते हैं जो तेज हवा या बारिश जैसी परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। विस्तृत अनुकूलनशीलता होता है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी होता है, ये अलग अलग जलवायु और मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है। तो ये बात हो गई, है ना। समुन्नत किस्मों के दोष और हानियां क्या है, तो उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, कम कचरा उत्पादन है, कम चारा उत्पादन होता है, खरपतवार नियंत्रण है, ये सब क्या है इसकी समुन्नत किस्मों के दोष या हानियां हैं, है ना। यानी निष्कर्ष में हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि इन समुन्नत किस्मों में ने किसानों की आय बढ़ाने और खाद्यान्न उत्पादन में बड़ा योगदान दिया है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आया है। किसके द्वारा, समुन्नत किस्मों के द्वारा। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही किसानों के लिए लाभ। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ तक वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आगे समझते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन। तो फसल उत्पादन प्रबंधन क्या होता है या फसल उत्पादन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो चलिए समझते हैं कि फसल उत्पादन प्रबंधन क्या होता है। भारत में किसान अपनी जमीन और आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। मतलब क्या है कि भारत में जो किसान हैं उनको अपनी जमीन और उनके आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिक स्थिति होती है, उनके अनुसार जो है किसानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला छोटे किसान होते हैं, दूसरा सीमांत किसान होते हैं और तीसरा प्रगतिशील किसान होते हैं। तो ये उनके जमीन और आर्थिक स्थिति पर बांटा गया है। फसल उत्पादन के लिए सिर्फ धन ही नहीं होता है ना, फसल उत्पादन सिर्फ धन नहीं होता है बल्कि जानकारी और तकनीक ज्ञान भी जरूरी होता है। पैसा सिर्फ है उससे आप खेती नहीं कर लेंगे या आप उत्पादन नहीं बढ़ा देंगे, है ना। उसके लिए आपके बहुत सारी जानकारियां चाहिए, तकनीक चाहिए, मशीनें चाहिए, ये सब जरूरी है ना। तो आगे हम समझते हैं कि हर किसान अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार खेती की अलग अलग विधियां अपनाता है, जिसकी जैसी क्षमता होती है वैसे वो अपना खेती करता है। जैसे बिना लागत, अल्प लागत या अधिक लागत, है ना, वाली खेती। इस तरीके की क्या होती है, अपनी अपनी जो होती है खेती के अलग अलग अपना विधियां अपनाता है, जिसको जैसा अपना होता है वैसा लगाता है। बिना लागत के भी छोटा बहुत भी अपना लागत लगा कर पैसे लगा कर कर सकते हैं और कोई बहुत पैसा लगा कर करता है ना। पहला है पोषक प्रबंधन। क्या है, पहला है पोषक प्रबंधन यानी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैसे मनुष्य को बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए। बात समझ में आ गई। जैसे हमें बढ़ने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, जिसमें हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब हम खाते हैं ना। वैसे ही पौधों को भी क्या चाहिए, उसको बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों को कुल 16 पोषक तत्व चाहिए, है ना, समझ सकते हैं। हम लोग के तो हैं, हम लोगों को भी है, पर पौधों को कितने पोषक तत्व, कितने 16 पोषक तत्व चाहिए। इनमें से कार्बन और ऑक्सीजन, हवा से, हाइड्रोजन से, बाकी 13 पोषक मिट्टी से मिलते हैं। कहां कहां से के मिलता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन हो गए, हवा से मिलता है, हाइड्रोजन पानी से मिलता है और बाकी जो 13 जो बच गए वो कहां से मिलते हैं, तो मिट्टी से मिलते हैं। इसमें से कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जो ये सब हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। समझ में आ गया, छोटे माइक्रो है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा होती है, जबकि लोहा, जस्ता, तांबा
बोरान, मैग्नीज आदि को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है ना। दोनों में समझ में आ गया। इसको क्या कहा जा रहा है, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसको कहा जा रहा है माइक्रो। ये छोटा तत्व है ना, ये थोड़ा बड़ा है, समझ में आ गया। तो क्योंकि इनकी जरूरत कम होती है इसलिए माइक्रो कहते हैं, और इनकी ज्यादा जरूरत होती है इसलिए हम इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए कि अगर मिट्टी में इनमें से किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए, है ना, इन जितने भी हमने पोषक तत्व बताए इसमें अगर कोई कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि और उपज पर बुरा असर पड़ता है, मतलब अच्छा फसल नहीं होता है। इसलिए खाद और उर्वरक डालना जरूरी होता है ताकि मिट्टी में पोषक तत्व बने रहे। समझ में आ गया, मतलब खाद और उर्वरक डालना क्या है, बहुत ही जरूरी है मिट्टी में। अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, पोषक जो हमारा फसल होगा अच्छा नहीं होगा। अब खाद उर्वरक क्या होता है, मैच्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो लंबे समय तक एक ही फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा भरने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है ना। प्राकृतिक खाद या नेचुरल मैच्योर क्या होता है, तो यह गोबर, सूखे पत्तों, पौधों के अवशेष और कचरे से बनती है ना। यह मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाती है और मिट्टी को उपज रखती है ना, उपजाऊ रखती है। इसके 4 प्रकार हैं, जैसे कंपोस्ट, यानी पौधे और जानवरों को कचरों को सड़ाकर बनाई जाती है, जिसको कंपोस्ट बोलते हैं। बर्मी कंपोस्ट, यानी इसे केचुए की मदद से बनाया जाता है, केचुए जो खेतों में आप देखते हैं, है ना। हरी खाद, यानी मूंग या पटसन जैसे हरे पौधे खेत में उगाकर जोत दिए जाते हैं, इससे मिट्टी की क्या होती है, उर्वरकता शक्ति बढ़ती है ना। आगे है रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये कारखानों में बनते हैं और इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। ये आसानी से घुल जाते हैं और पौधे इसे जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन इनका अधिक प्रयोग मिट्टी को खराब कर सकता है। बात समझ में आ गई है ना। तो ये क्या है, रासायनिक उर्वरक क्या है, हमारी जो खेती के लिए, जो हमारी मिट्टी के लिए है, हानिकारक है, क्योंकि हमारी ये क्या होती है, मिट्टी को खराब कर देती है। इसलिए सही मात्रा में उपयोग बहुत इसकी जरूरत होती है। हम कह सकते हैं कि अच्छा फसल उत्पादन पाने के लिए पौधे को उचित पोषण, सही खाद, उर्वरक और वैज्ञानिक खेती की जरूरत होती है। इससे फसल की उपज बढ़ती है, मिट्टी उपजाऊ रहती है और किसानों की आमदनी भी वृद्धि होती है। समझ गए है ना। अब हम लोग समझेंगे उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या होता है, यानी बुद्धि विवेक से हमको क्या करना चाहिए, उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो उर्वरकों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। कम प्रयोग से फसल कमजोर होती है और ज्यादा प्रयोग से मिट्टी उर्वरकता शक्ति खराब हो जाती है। ज्यादा रासायनिक उर्वरक डालने से मिट्टी अम्लीय या क्षारीय बन जाती है, जिससे सूक्ष्म जीव क्या होता है, मर जाते हैं, और सूक्ष्म जीव अगर मर जाएंगे तो खेती अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। मिट्टी की उर्वरकता घटती है। नाइट्रोजनी उर्वरकता वर्षा या सिंचाई के पानी के साथ बहकर नदियों या झीलों को प्रदूषित करते हैं। इसलिए उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करना क्या है, जरूरी है, ताकि पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस क्या रहे, बना रहे। अब हम कार्बनिक खेती बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, कार्बनिक खेती, यानी कार्बनिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। इसलिए कार्बनिक खेती जो है बहुत ही क्या लाभदायक है, कार्बनिक खेती बहुत ही लाभदायक है, लगभग लोग करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें गोबर, पत्तियां, हरी खाद और जैविक पदार्थों से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जाती है। तो इसके लिए ये जो खेती, जो कार्बनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसके अगर आप खाएंगे सब्जी ये सब तो बहुत अच्छा होगा, है ना। नील हरित शैवाल जैसे जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कीट नियंत्रण के लिए नीम, हल्दी आदि का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति का नुकसान यह है कि किसान को पोषक तत्वों की सटीक मात्रा नहीं पता चलती है, जिससे फसल की उपज पर असर पड़ सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये बात हो गई कार्बनिक खेती के बारे में। सिंचाई क्या होता है, इरिगेशन जिसको बोलते हैं। तो इरिगेशन का मतलब यानी सिंचाई का मतलब फसलों को नियमित रूप से पानी देना ताकि वह सूख न जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई भी फसल सूख जाएगा। हमारे देश में अब भी बहुत से क्षेत्र जहां पर वर्षा निर्भर
होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पे वर्षा पर लोग निर्भर हैं। समय पर और उचित मात्रा में सिंचाई अच्छी फसल के लिए क्या बहुत ही जरूरी है। मुख्य सिंचाई के साधन क्या क्या होते हैं, तो कुआं और नलकूप होते हैं जो भूमिगत जल से सिंचाई के लिए किए जाते हैं। नहरें नदियों बांधों या जल से खेतों को तक पहुंचाया जाता है। और नदी जल उठाव प्रणाली इसको बोलते हैं। तो ये नदी से पानी पंप करके खेतों तक लाया जाता है ना। तो ये क्या है, सिंचाई के क्या मुख्य साधन हो गए। अब हम समझते हैं और भी है, जैसे तालाब और बांध जो वर्षा के जल या संचय कर जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। यानी अब सरकार वर्षा जल संग्रहण इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दे रही है ताकि जल की कमी ना हो, और इसके लिए सरकार बहुत ही आगे प्रयास भी कर रही है। अब समझते हैं फसल उत्पादन की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है। तो पहला है मिश्रित फसल उत्पादन, मिक्स क्रॉपिंग। यह क्या होता है कि एक ही खेती में दो या दो से अधिक फसलें साथ बोई जाती है, जैसे गेहूं और सरसों। तो ये क्या होते हैं, इसको कहते हैं मिश्रित फसल उत्पादन। यानी इससे पूरी फसल खराब होने का खतरा कम होता है। ठीक है। दूसरा होता है अंतर फसल उत्पादन, इंटर क्रॉपिंग। इसको इस फसलों को एक निश्चित क्रम में पंक्तियों में बोया जाता है, जैसे मक्का और सोयाबीन, है ना। तो ये क्या है, निश्चित एक क्रम में बोया जाता है, जैसे आप मक्का और सोयाबीन को बोते हैं। इससे भूमि और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है। मतलब इससे क्या होता है, इससे भूमि और जो पोषक तत्व है उसका क्या होता है, बेहतर उपयोग होता है, यानी अंतर फसल में। तीसरा है फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन। एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाई जाती है, जैसे गेहूं के बाद क्या होता है, मूंग। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की भरपाई होती है और मिट्टी उपजाऊ बनती है। तो ये क्या होता है, फसल चक्रण होता है। ठीक है। आप समझेंगे फसल सुरक्षा का प्रबंधन, यानी फसल को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो क्रॉप मैनेजमेंट, है ना, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये क्या होता है कि वैसे फसल, यानी फसल सुरक्षा प्रबंधन का अर्थ है कि फसलों को हानिकारक जीवों जैसे कीट, खरपतवार, जीवाणु, कवक से बचाना, है ना। तो ये क्या होता है, सुरक्षा, फसल सुरक्षा प्रबंधन हो गया। यानी कीटों से, जीवाणुओं से, सबसे हमको बचाना है। खेतों में हानिकारक जीव फसल की वृद्धि और पैदावार को प्रभावित करते हैं। सभी प्रकार के हानिकारक जीवों को मिलाकर पीड़क यानी पेस्ट कहा जाता है। फसलों को पीड़क और अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, फसल सुरक्षा कहते हैं। यानी फसल को पीड़क और अन्य हानिकारक जीवों से क्या रखना, मुक्त रखना, यानी उसको छुटकारा रखना, इससे मिलना नहीं, यानी उसको नहीं रखना, उसी को मुक्त रखना हम क्या बोलते हैं, फसल सुरक्षा कहलाता है। खरपतवार नियंत्रण क्या होता है, तो खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो उगाए जाने वाले पौधे के साथ स्वतः उग जाते हैं, अपने आप जो उग जाता है। देखते हैं ना खेती में, तो खेती में क्या होता है, अपने आप कुछ वहां पे घास हुआ सब हो जाता है, तो उसी को कहते हैं खरपतवार। इसका नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर उसको हम अच्छे से निगरानी नहीं करते हैं, उसको नहीं हटाएंगे, तो फसल क्या कर देगा, पूरा बर्बाद कर देगा। तो ये फसल को मिलने वाले पोषक तत्व जल, प्रकाश और स्थान पर अधिकांश हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की वृद्धि धीमी हो जाती है और पैदावार कम हो जाती है। सामान्य खरपतवारों में चौलाई, बथुआ, हिरनथुरी घास, तूग, गाजर घास और मोथा शामिल है। खरपतवार नियंत्रण के 3 मुख्य तरीके होते हैं, यांत्रिक विधि, दूसरा होता है कृषि क्रियाओं द्वारा नियंत्रण, और जो तीसरा है रासायनिक विधियों के द्वारा। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, खरपतवार नियंत्रण के मुख्य तरीके होते हैं। ठीक है। अब आगे हम समझेंगे, इसमें है कि फसल रोग और कीट नियंत्रण। ये क्या होता है, तो फसल कीट और नियंत्रण जो है, फसल रोग उत्पादन रोगाणुओं के जैसे वायरस, जीवाणु और कवक जैसे फैलते हैं। कीट पीड़क पौधे की पत्तियां, तना और फल खाकर या कोशिका रस चूसकर नुकसान करते हैं। उदाहरण के लिए धान में ब्लास्ट रोग संबंधी बग द्वारा फैलता है, जबकि टिड्डी और ब्रिंग पत्तियों द्वारा नए तनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बचाव के लिए पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। पीड़कनाशी और कवकनाशी दोनों प्रकार की पीड़कनाशी उत्पन्न है। इसके छिड़काव के लिए छोटे वायुयान, हेलीकॉप्टर या सामान्य छिड़काव उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ना। बीज रोग नियंत्रण और सावधानी क्या होता है, तो फसल बोने से पहले बीजों को रोग मुक्त यानी जर्म फ्री करना आवश्यक होता है। अगर ऐसे ही बीज को हम बो देंगे तो कोई भी फसल अच्छा नहीं होगा। यानी बीजों को उचित रोगाणुनाशी रसायन के घोल में डालकर सुखाने से बीज गाद रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। पीड़कनाशियों का अत्यधिक प्रयोग हानिकारक है। ये खाद्य पदार्थों में पहुंचकर बीमारियां पैदा कर सकते हैं और वर्षा जल के माध्यम से जलाशयों को प्रदूषित कर देते हैं। मिट्टी और फसलों के जैव प्रबंधन
के कारण जीव जंतुओं और मनुष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि फसलों की अच्छी सुरक्षा के लिए ऐसी फसल किस्मों का चयन करना चाहिए जो कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक हो, है ना। साथ ही खेत की गहरी जुताई करके कीटों का नाश किया जा सकता है, इसलिए हम हल करते हैं, है ना, हल चलाते हैं खेतों में। उचित फसल का सुरक्षा प्रबंधन से फसल की उपज बढ़ती है, किसानों का आर्थिक नुकसान कम होता है और पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। इस प्रकार फसल सुरक्षा कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना, कैसा लगा है, और बताइए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, बताइए। इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको इसका नोट्स चाहिए या नहीं। ठीक है, अब समझेंगे अनाज का सुरक्षित भंडारण इन सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। यानी अनाज का सुरक्षित भंडारण बहुत जरूरी होता है। यानी अनाज जो सुरक्षित भंडारण कृषि का एक महत्वपूर्ण चरण है। अधिकांश मुख्य खाद्यान्न साल में केवल एक बार काटे जाते हैं। इन्हें सही तरीके से नहीं अगर भंडारित किया गया तो आसानी से ये खराब हो सकते हैं। इसको भंडारण सब कुछ कर दिए और भंडारण अच्छा नहीं किए तो सारा का सारा खत्म, है ना, और भविष्य में उपयोग के योग नहीं रहेंगे अगर हम भंडारण नहीं करेंगे तो। इसलिए अनाज को सुरक्षित रखना आवश्यक है। भंडारण के दौरान अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले कारक को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है अजैविक, दूसरा होता है जैविक। यानी जैविक मतलब अबायोटिक और दूसरा बायोटिक, है ना। तो पहला समझते हैं अजैविक कारक, यानी जिसमें क्या होता है, नमी होता है, मॉइस्चर। यानी अनाज में नमी की मात्रा अगर 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात बताई गई है ना, कि अनाज में नमी जो है ज्यादा 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर परिपक्व अनाज में यह अगर 16 से 18% तक होती है ना, भंडारण से पहले इसे सुखाकर नमी 14% से कम कर देना चाहिए। अधिक नमी के कारण कवक, फफूंद और सूक्ष्मजीव तेजी से बढ़ता है। इससे अनाज का वजन कम हो जाता है, अंकुरण क्षमता घट जाती है और गुणवत्ता व मूल्य पर असर पड़ता है। तापमान, टेम्परेचर, आज अनाज को कम तापमान पर भंडारित करना चाहिए। उच्च तापमान में सूक्ष्मजीव और कीट तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, जिससे अनाज खराब हो सकता है ना। आप समझिए जैविक कारक क्या होता है, तो भंडारण के दौरान सबसे अधिक नुकसान सूक्ष्मजीवों, कीटों और जंतुओं से होता है। इसमें शामिल है खमीर, कवक, फफूंद, जीवाणु, पीड़क कीट जैसे लाल अन्न, भृंगवन, दाल भृंगवन, धान धुन और मकड़े, है ना। इसके अलावा चूहे, खरगोश जो होते हैं, बकरी और पक्षी जैसे गौराया, तोता, मैना आदि भी अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जैविक कारक है। बात समझ में आ गई। अनाज भंडारण प्रबंधन क्या होता है, तो भंडारण के पहले निरोधक और नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले अनाज को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, सूर्य के प्रकाश से सुखाकर फिर छाया में रखना उचित होता है। इसके अलावा ध्रुमन यानी फमीगेशन का उपयोग किया जाता है। इसमें वाष्पशील रसायनों जैसे एल्युमिनियम फास्फोरेट की गोलियां अनाज में डालकर पीड़क कीटों को नष्ट किया जाता है ना। तो ये बात हो, यानी सही प्रबंधन और सही सावधानी से भंडारित अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और उनकी गुणवत्ता एवं उपयोगिता बनी रहती है। इस प्रकार सुरक्षित भंडारण न केवल अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि किसानों की आर्थिक हानि को भी बचाता है। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ तक वीडियो समझ आया है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा रबी फसल, खरीफ फसल और ग्रीष्म फसल के बारे में, है ना, कि क्या होता है। रबी फसल के एक उदाहरण, है ना, खरीफ फसल के एक उदाहरण और जो है ग्रीष्म जो फसल के है उदाहरण आप दे करके हमको बताइए। और अगर यह चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का और अति लघु प्रश्नों का उत्तर। उसके बाद हम सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे, लघु और दीर्घ का भी पूरा करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पूरा देखा है तो आपको चैप्टर का पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम अगले खाद्य संसाधन पशु से पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ आपको पूरा सिलेबस आसान भाषा में मिलेगा। ठीक है।